ओके, सो देखो, let x1 x2 xn be random sample from a population with pdf this. So this you can say जो xi's है, this is exponential, यहाँ पे थीटा है ना पैरामीटर, तो इसका तुम लोगों को मीन पता है, दिस इज 1/थीटा, करेक्ट ना? किसी को बीच में दिक्कत हो, यू कैन आस्क इन बिटवीन। अब यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1/थीटा। तो अगर तुम लेमैन-स्टिफ थ्योरम यूज करोगे तो उसमें क्या होता है, हमें ढूंढना होता है एक एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स जो कंप्लीट सफिशिएंट हो, और उसके फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन या उसके रेस्पेक्ट में या बोलो उसके टर्म्स में एक ऐसा फंक्शन जो 1/थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो उसके लिए हमने एक एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला कॉन्सेप्ट देखा था। सो लाइक इस fx थीटा को वी कैन राइट, ये जो तुम्हारा fx थीटा है ये तुम्हारा थीटा e की पावर माइनस थीटा x। सो इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में कन्वर्ट करेंगे तो यू कैन राइट लाइक लॉग थीटा माइनस लॉग, क्या करूँ, एक्सपोनेंशियल लॉग ले रहा हूँ, तो पता है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग इज द सेम फंक्शन, जैसे एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग समथिंग t, सो इट्स t ओनली, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ t इज t, यू ऑल नो। सो वही अप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल बाहर है, लॉग लगाया इस पर, तो लॉग ए इंटू लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये ई लॉग ई 1 हो जाएगा ना, तो ये माइनस थीटा एक्स हो जाएगा बाहर, और लॉग ई 1, यहाँ एल एन की बात कर रहा हूँ, लॉग का मतलब एल एन है, नेचुरल लॉग। सो ये है। सो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि थीटा के साथ प्रोडक्ट में फंक्शन एक्स आई है, तो समेशन एक्स आई जो होगा दिस इज, इसको तुम यू कैन नेम टी, और यू मे नॉट नेम इट। So this is complete sufficient statistics, complete sufficient statistics of theta, or in terms of theta है ना, function of theta you can say, of theta या function of theta, ठीक है। So you can also write, अगर summation xi जो है complete sufficient है, so तुम्हें पता है x बार क्या होता है ना, 1/n summation xi। So this will also be, जो हमारा x बार होगा, this is also, या xn बार you can write, or x बार, your choice। this is complete sufficient for theta or function of theta, complete and sufficient for theta और function of theta, ठीक है। मतलब xn बार है sufficient information या sufficient and complete estimator होगा थीटा का। अब क्या है ना, xn बार के टर्म्स में you need to find a statistics जो कि 1/थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, ठीक है। तो तुम सिंपली यहां से इसको हटा देता हूं, यहाँ से तुम अगर एक्सपेक्टेशन सिंपली एक्स एन बार का ही फाइंड कर लो तो क्या आएगा। अच्छा, मुझे आई नो दैट एक्स आई का जो एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारा 1/थीटा है, तो एक्स एन बार का जो एक्सपेक्टेशन होगा वो क्या होगा, 1/थीटा ही होगा, है ना, क्योंकि एक्स एन बार का डेफिनेशन पता है तुम लोगों को, तो एक्स आई के मीन के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि एक्स एन बार जो है कंप्लीट सफिशिएंट एंड अनबायस्ड एस्टिमेटर, यहाँ से क्या आ गया, एक्स एन बार इज अनबायस्ड, है ना, एस्टिमेटर या स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एस्टिमेटर फॉर यहाँ 1/थीटा, ठीक है, क्योंकि ई ऑफ एक्स एन बार इज 1/थीटा। तो इसका मतलब होगा, सो बाई जो लेमैन-स्टिफ थ्योरम कहता है कि देयर इज एस्टिमेटर व्हिच इज या स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज कंप्लीट सफिशिएंट एंड अनबायस्ड फॉर दैट पैरामीटर जिसकी तुम फाइंड करना चाह रहे हो, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। सो दैट विल बी, जो एक्स एन बार है दैट विल बी यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सो यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब डिस्कस करेंगे हम, तो जो लोग नए हैं या जो लोगों नहीं पढ़ा है। Sir, बोलो। I have one confusion, sir. Sir, summation xi is the sufficient statistics, right?
तो 1/n समेशन xi इज ऑल्सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे सर कैसे, मतलब यहाँ पे तो समेशन xi भी तो बी ऑप्शन में है, तो ये तो बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है कि अच्छा, समेशन xi है और सी ऑप्शन में समेशन xn बार, ओके, तो ये दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन। गॉट योर क्वेश्चन। तो समेशन एक्स आई का आप एक्सपेक्टेशन निकालो, क्या 1/थीटा आएगा? यस, योर पॉइंट इज राइट। समेशन ये वाला भी और ये वाला भी दोनों समेशन कंप्लीट सफिशिएंट है, लेकिन ये भी तीसरा कंडीशन ये है कि अनबायस्ड होना चाहिए। मुझे अगर 1/थीटा का यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर चाहिए, सो जो स्टैटिस्टिक्स होगा वो एक्चुअली अनबायस्ड होना चाहिए। सो आप चेक करो क्या समेशन एक्स आई अनबायस्ड है 1/थीटा का, मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स नहीं नहीं है। आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। अगर ऐसा होता तो ये भी करेक्ट हो जाता फिर। ठीक है। समझ गया सर, समझ गया। हम्म। ठीक है, तो ये इसमें किसी और को डाउट है? तो अभी जैसे बहुत सारे अगर जो लोग नहीं भी पढ़े हैं थ्योरी, तो आई वुड से कि क्लास अटेंड करो, डिस्कशन। उससे क्या होगा, जैसे फर्स्ट टाइम मान लो थोड़ा कम समझ आया 10% ही, ऐसे दूसरी बार, क्योंकि हर साल ऐसे क्वेश्चन आते ही ऑलमोस्ट, तो दूसरी बार तीसरी बार जब हम अगर 20-30 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के 15-16 पेपर हैं, फिर जो टेस्ट सीरीज जो हो रहा है, जो टेस्ट लिए जा रहे होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। सर हम तो लोग यहाँ पे मतलब टी को कंसीडर कैसे किए हैं कि हाँ समेशन एक्स ही है जो कंप्लीट एंड सफिशिएंट होगा? हाँ देखो, ये हमने एक थ्योरम पढ़ा, तुम्हें याद होगा कि हमने एफ एक्स थीटा को हम ब्रेक करेंगे एक्सपोनेंशियल फैमिली में, तो यहाँ था टी एक्स क्यू थीटा, ऐसा कुछ था, प्लस समथिंग समथिंग, एक बार पढ़े थे ना, के पैरामीटर फैमिली ऑफ या एक्सपोनेंशियल यस सर, फैमिली, यस सर। तो वही वाला है। तो ये जो थीटा फंक्शन के प्रोडक्ट में जो एक्स होता है, तो समेशन टी ऑफ एक्स आई, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, ये हमने एक बार डिस्कस किया था, तो वही हमने किया यहाँ पे, समेशन थीटा ऑफ के टी साथ एक्स एक्स है। ठीक है। आई। हम्म। यस सर। ओके, सो नोट भी कर सकते हो साथ साथ। और एक थोड़ा मेरा स्ट्रेटजी ये होता है, जैसे मैं थोड़ा तुम लोगों को ज़्यादा काम दूंगा, काम इन द सेंस, जैसे मैं आज जितना पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिफोर नेक्स्ट क्लास मुझे अच्छे से लिखा हुआ तुम्हारा सॉल्यूशन चाहिए। मतलब तुम खुद से अभी जैसे समझ आ गया मान लो तुम्हें, तो तुम घर पे मतलब क्लास के बाद या जब भी तुम्हें टाइम मिलता है, तुम अच्छे तरीके से एक बार खुद से सॉल्व करके देखो बिना किसी हेल्प से। अगर तुम सॉल्व कर पाते इसका मतलब तुम्हें समझ आया है, तो यू हैव टू सेंड मी द सॉल्यूशन बिफोर नेक्स्ट क्लास, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। मतलब समझ आ रहा है तुम लोगों को? जैसे मान लो आज मैंने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया, तो नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हें वो 10 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके मुझे भेजना है, तुम्हें पीडीएफ बना के। एक नोटबुक बना लो चाहो तो प्रीवियस ईयर का, है ना, तो एग्जाम से पहले तुम्हारा सारा पेपर भी सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ये चीज़ है, तो तुम्हें अच्छे से जो जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ खुद से करके देखना है क्लास के बाद, और उसको फिर मुझे भेजना होगा तुम्हें। ठीक है, तो मतलब एक बार हमारे साथ कर रहे हो, एक बार तुम्हें खुद से करना ऐसा है। कुछ जब भी लिखेंगे तो समेशन एक्स आई इज कंप्लीट सफिशिएंट लिखेंगे। जी जी, दोबारा बोलो, स्टार्टिंग में तुम्हारी आवाज़ कट गई है। ऐसा जब भी रहेगा तो सर समेशन एक्स आई इज कंप्लीट सफिशिएंट मानेंगे। राइट राइट, हाँ, ये एक रिजल्ट है, थ्योरम है। तो सर आज लॉग थीटा माइनस थीटा एक्स रहा, सर एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे? गुड, एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो समेशन एक्स आई स्क्वायर इज कंप्लीट सफिशिएंट, उस पर समेशन लगा देंगे, जो भी प्रोडक्ट थीटा के साथ फंक्शन है उसको एक्स की जगह एक्स आई लेके समेशन लगा लेंगे। ये थ्योरम है, देखो यहाँ टी एक्स इंटू क्यू ऑफ थीटा है, मतलब टी फंक्शन एक्स का प्रोडक्ट में क्यू फंक्शन है थीटा का, तो हम बोलेंगे समेशन टी एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, दिस इज कंप्लीट सफिशिएंट, जो भी उसमें पैरामीटर है उस पैरामीटर के लिए वो कंप्लीट सफिशिएंट है। यस सर, हो जाएगा। सर यहाँ पे सर समेशन यहाँ होल पे रेंज पे होता है ना? हाँ, मतलब जितना भी यहाँ है पे जो 1 to n। एक्शन टर्म है, ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि ऑर्डर यहाँ नहीं है, रेंज तो डिपेंड कर नहीं रहा है। नहीं ऑर्डर से नहीं है, 1 to n मतलब जो भी। ठीक है, तो नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
So this is the second question. Question is, सब लोग देख पा रहे हैं? So यहाँ पे है let x1 x2 up to x100 be the IID है ना, I independent identical distributed standard normal random variables. The correlation between, मतलब correlation coefficient जो होता है between summation xi I from 1 to 98 and दूसरा है summation xi I from 3 to 100 is equal to. तो तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा ना, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होता है फॉर्मूला, अगर दो रैंडम वेरिएबल तो covariance xy गुड, by कोवेरिएंस एक्स वाई standard deviation of x and into a standard deviation of y. राइट, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई का रूट. ओके, तो मुझे तीन चीजें यहाँ फाइंड करनी होगी ना. अगर मैं पहले वाले का नाम एक्स देता हूँ, दूसरे वाले को वाई बोलता हूँ, तो मुझे तीन चीजें फाइंड करनी है. एक तो कोवेरिएंस एक्स वाई का, फिर वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई. सो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई निकालना आसान है, कोवेरिएंस एक्स वाई की बात करनी है ना. तो चलो मैं इसको टैब चेंज करता हूँ क्योंकि इतने स्पेस में होगा नहीं. तो ओके, सो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, सो इसमें हमें क्या गिवन है कि मैंने कहा चलो एक्स ले लेते हैं. तो एक्स इज समेशन एक्स आई, ये है आई फ्रॉम 1 to 98, ऐसे कुछ है. और वाई मैंने नाम दिया है समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 3 to 100. ठीक है, एक मिनट, क्या उम्मीद है, रुक जाए, कॉल आ रहा है इसका. हाँ अमित, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम मुझसे मिलो 10 बजे. 10 बजे नहीं, 10 बजे टेस्ट है मेरा, 9:30 बजे मिलो. 9:30 बजे आ जाना रूम पे. ठीक है, हाँ एक मिनट. ओके, सो ठीक है, तो हमें एक्स गिवन है समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 98 और वाई है समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 3 to 100. अब मुझे क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई फाइंड करना है. ठीक है, तो सो बिटवीन एक्स एंड वाई, तो अभी फॉर्मूला बताया, दिस इज कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन और वेरिएंस एक्स का रूट वेरिएंस वाई का रूट. ठीक है, तो चलो ये एक्स आई तुम्हें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल है. ठीक है, तो बताओ मुझे वेरिएंस एक्स का क्या आएगा. ठीक है ना, एक्स में कंफ्यूज नहीं होगा ना, एक्स एक्स आई में एक्स समेशन का नाम दिया है. तो यहाँ से बताओ मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, दिस एक्स जिसको मैंने नाम दिया है. So variance of x आपका 98 है. क्योंकि each xi has variance 1, so sum हो जाएगा हाँ. 1 to 98, it's a 98. ठीक है, सबको तो समझ आ रहा है. variance of y भी 98 होगा. वेरिएंस ऑफ y, yes, it's a 3 to 100. तो है ना, x3 plus x4 to x100, तो कितने टर्म्स हैं, 3 से 100, 98 टर्म्स. 1 2 छूट गया खाली. हाँ, तो उससे 1 2 को बैलेंस कर देंगे तो 100 minus 2, तो फिर वो 98 हो जाएगा. करेक्ट. तो ये सबको समझ आ रहा है, ये वेरिएंस x वेरिएंस y, ये x इज दिस y इज दिस. ठीक है, तो ये सबको समझ आ रहा होगा कैसे हुआ. सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है समेशन पे, क्योंकि आईआईडी है तो वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई इज समेशन ऑफ वेरिएंस एक्स आई.
एंड ईच xi हैज वेरिएंस 1, तो ऐड हो गया 98 टर्म्स यहाँ, 98 टर्म्स यहाँ, तो इसीलिए ओके। अब मुझे जरूरत है कोवेरिएंस xy की फाइंड करने की। अच्छा ऐसे मैं तुमसे पूछूं कि कोवेरिएंस ऑफ xi, xj, सबसे दो चीजें हैं, एक तो i इक्वल हो j के और दूसरा हो सकता है i डिफरेंट है j के। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें सिर्फ किसी दो, मतलब x1 x2 x100 हमारे पास 10 IID रैंडम वेरिएबल्स हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो मुझे बात करना है कोवेरिएंस। अभी मैं इन पर्टिकुलर xi xj की बात कर रहा हूँ, xy की बात नहीं कर रहा है, xy अलग है, x जो समेशन है और y वाला भी समेशन है। अभी मैं इन पर्टिकुलर वो x1 से x100 तक जो IID रैंडम वेरिएबल उसमें दो चूज किया, मतलब रैंडम xi xj लिखा मैंने। तो i अगर j इक्वल है तो हो जाएगा कोवेरिएंस xi xi, है ना। और कोवेरिएंस ऑफ xi xi क्या होता है? अच्छा तुम लोगों को ये भी पता है कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? यस टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस ऑफ xy? ये x को वेरिएंस x और x रहेगा सर, तो वो वेरिएंस x हो जाएगा। राइट राइट गुड। सो अगर i j इक्वल है तो ये वेरिएंस x हो जाएगा, क्योंकि वो बताने के लिए, या xi तुम लिख सकते हो। हाँ, यहाँ कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्या पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंस ऑफ x, y? इसका फॉर्मूला क्या है? आइडेंटिटी सर एक तो एक्सपेक्टेशन के टर्म में होता है, दोनों एक्सपेक्टेशन टर्म में होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ xy माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xy माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये सबको पता होगा, या वो एक डेफिनेशन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू x इनटू y माइनस म्यू y, तो उसी को ब्रेक करते हैं तो ऐसा आता है। ठीक है, तो ये है कोवेरिएंस ऑफ xy का जो फॉर्मूला है, e ऑफ xy, x इनटू y यहाँ पे है, मतलब प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन का प्रोडक्ट है, दोनों अलग चीज है। ठीक है, सो e ऑफ x इनटू e ऑफ y, क्लियर है ना? दोबारा लिखता हूँ, सो e ऑफ x इंटू e ऑफ y। ओके, अब बताओ यहाँ पे देखो, जैसे क्या है ना, सिंपल, अगर xy सेम रह गया तो कोवेरिएंस ऑफ xx अगर यहाँ से मैं लिखूं कोवेरिएंस ऑफ xx, तुम देखो क्या मिलेगा तुम्हें, कोवेरिएंस ऑफ x इंटू एक्स, जो कि ex स्क्वायर, सॉरी e ऑफ x स्क्वायर माइनस ex इंटू ex हो जाएगा, मतलब xy को इक्वल रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर, यही ना। तो अभी जैसे बताया, तो ये जो कि बात हुई है, ये वेरिएंस x के इक्वल आ गया। सो जब ij इक्वल है तो ये वेरिएंस xi हो जाएगा। और इस केस में जो हमारा क्वेश्चन है, IID रैंडम वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोवेरिएंस xi xj क्या होगा जब ij डिफरेंट है, जब i और j डिफरेंट है, तब आंसर क्या होगा? तो 0 हो जाएगा सर। करेक्ट, 0 हो जाएगा। तुम यहाँ जानते हो, देखो इसी में देख लो, डेफिनेशन में होता क्या है, अगर xy इंडिपेंडेंट होगा तो e ऑफ x इंटू वाई का सेम आंसर आएगा ex इंटू ई वाई के, तो इक्वल आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर xy इंडिपेंडेंट है तो ये रिजल्ट है ये भी कि इफ xy है ना आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो तुम्हारा e x इंटू वाई इक्वल होता है e x इंटू ई वाई के, और इसी वजह से कोवेरिएंस xy 0 हो जाता है। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर एंट्रेंस में कभी ऐसा आता है, मतलब अगर xy इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, लेकिन अगर कोवेरिएंस 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि xy इंडिपेंडेंट होगा, है ना। ये कभी कभी ट्रू फॉल्स में आ जाएगा, ये 4 ऑप्शन है, उसमें अगर ये लाइनें लिखी हैं तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वन वे है, वन वे समझ आ रहा है। अगर xy इंडिपेंडेंट है देन इट गारंटीज कि कोवेरिएंस 0 होगा, अगर कोवेरिएंस 0 है तो इट डज नॉट गारंटी दैट xy आर इंडिपेंडेंट, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन कोवेरिएंस के बारे में है। चलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल के लिए अगर 2 रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है तो उसका कोवेरिएंस 0 होगा। अच्छा, यहाँ पंगा क्या है, देखो जरा, यहाँ इसने x1 से लेके x98 तक का सम लिया है, यहाँ पे इसने लिया है x1 से लेके x100 तक का सम। ठीक है, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम ले रहा है, तो क्वेश्चन पे नहीं, हम आसपास के इन्फॉर्मेशन भी देख रहे हैं। सो व्हाट आई कैन डू, है ना। तो देखो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो जो मेरा x है वो एक्चुअली है x1 प्लस x2 अप टू x98 तक, और जिसको मैंने y नाम दिया है वो है x3 से स्टार्ट है। ठीक है ना, x3 से स्टार्ट है, कहाँ तक गया, x3 x4 और ये x100 तक। ओके, अब हमें इसका कोवेरिएंस फाइंड करना है।
तो ऐसे तो ओपन करोगे बहुत लंबा टर्म होगा, है ना, बहुत ज़्यादा वो ओपन करने पे। ओके, समस्या कर सकते हैं, कॉमन टर्म को एक साइड कर लेते हैं। जैसे इसमें जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म समझ आ रहा है दोनों में। जैसे मान लो कि x1 x2 x3 x4 अप टू x98 है, और यहाँ x3 x4 x98 बाद में x100 तक। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखो ये x1 प्लस x2, इसको अलग करते हैं, फिर बाकी बचेगा x3 से लेके x98 तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, x3 से लेके x98 तक, और एक्स्ट्रा टर्म क्या है x99 प्लस x100। गेटिंग? तो इस सर तरह से स्क्रीन पे एक ब्लैक टाइप का कुछ आ रहा है सर, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा, वो आ गया था, ठीक है, अब सही होगा। वो बता हाँ रहा सर है अब टाइम, देखिए। ठीक है। तो मैं क्या बोला हूँ कि x हमने नाम दिया है समेशन xi फ्रॉम 1 टू 98 को, और y नाम दिया है समेशन xi फ्रॉम 3 टू 100। तो हमने कहा इन दोनों में कॉमन टर्म मतलब दोनों में जो है, तो जैसे x3 टू 98 है ना, ये जो ये वाली चीजें दोनों में है। ओके, ऐसे तुम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या, ये वाला कोवेरिएंस ऑफ, जैसे यहाँ होता मान लो x प्लस वाई, और यहाँ मान लो है z प्लस डब्ल्यू सपोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल? फॉर्मूला इन जनरल मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, x से correct। z, फिर x से w, और फिर कोवेरिएंस वैसे ही एक्स इंक्रीज। जेड, फिर कोवेरिएंस एक्स डब्ल्यू प्लस कोवेरिएंस वाई जेड प्लस कोवेरिएंस वाई डब्ल्यू, ठीक है, ये है। ओके, हमें कोवेरिएंस इसका पूछा है एक्स वाई का, ठीक है ना, मतलब तो एक्स वाई में यहाँ टर्म्स एक्चुअली मैं कह रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करें, वैसे करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा होगा ना, जैसे x1 x3 x1 x4 x100, तो इस तरीके से थोड़ा पंगा होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग कि इसको कुछ वी कैन नेम समथिंग, या डायरेक्टली इसको ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि देखो ये मैंने बताया, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के लिए, कोवेरिएंस एक्स आई एक्स जे ये वेरिएंस के इक्वल होगा अगर आई जे इक्वल है, जीरो होगा अगर आई जे डिफरेंट है, ठीक है। तो मुझे ऐसे ब्रेक करना है इसको, ऐसे टर्म बहुत ज्यादा, ऐसे अगर डायरेक्ट मैं लिखूं, देखो मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो ऐसे टर्म लिखेंगे तो यहाँ 98 है, वहाँ 98 है, तो वैसे तुम ब्रेक करोगे तो 98 इंटू 98 टर्म्स आएंगे। इस टर्म की वैल्यू तुम ऐसे भी देख सकते हो अगर चाहो तो, कैसे होगा, इफ यू वांट टू सी, तो उसमें जैसे देखो अगर तुम सीधा सीधा इतना कुछ नहीं देखना चाहो, सीधा तुम देखना चाहो तो क्या होगा, x1 यहाँ होगा x1 x3, फिर प्लस में कोवेरिएंस x1 x3 प्लस कोवेरिएंस, समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे सीधा इस फॉर्मूले को हम ये 2 के लिए लिखा है, इसी को जनरलाइज करते हैं, इसको 2 के लिए लिखा ना, तो मुझे जो फाइंड करना, हमारा जो क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट है वो इसमें है एक्स वाई, और यू नो एक्स वाई इज व्हाट, एक्स की जगह है समेशन एक्स आई। अब मैं क्वेश्चन पे आया हूँ, ये हमारा एम है, अभी तक मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था इसको सॉल्व करने के लिए ना, हमारा मेन क्वेश्चन के बाद एम हमारा ये है जो अभी मैं कर रहा हूँ। सो आई फ्रॉम 1 टू 98 है, और ये है समेशन एक्स आई फ्रॉम 3 टू 100। ये हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज दिस आंसर, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बस हमें क्या दिया है कि रैंडम वेरिएबल है, वो आईआईडी है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, दिया है, तो सीधे मुझसे पूछा है कि ये क्या होगा। सो ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ओके, अब इसको तुम अगर ब्रेक करोगे तो देखो, तुम ब्रेक करो तो कितने टर्म्स होंगे, अगर तुम देखना चाहो तो कितने टर्म्स आएंगे इसमें, इधर 98 टर्म्स है, वहाँ भी 98 टर्म्स है, ब्रेक करोगे तो, है ना, दो पोजिशन 98 इंटू 98, समझ आ रहा है? अगर ब्रेक करते जाएंगे कितने टर्म्स आएंगे टोटल, इतने। सो अब तुम्हें वो देखना पड़ेगा क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो देखो जैसे हम यहाँ ओपन करेंगे ना, सब लोग समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम टेलिंग? जब बीच में समझ ना तो पूछना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कोवेरिएंस है, ये है x1 से लेके x98 तक, ठीक है, कॉमा ये है x3 से लेके x100 तक, समझो। अब मैं उसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, पहला टर्म क्या आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर ब्रेक करे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सो क्या होगा, यहाँ पे आओ, तो पहला टर्म क्या होगा बताओ मुझे कोई, इसको अगर ओपन करते शुरू करें, ओपन करना शुरू करें 1 तो से 2 लेंगे, 2 क्यों, 1 यहाँ से 3 है, 3 से 2, स्टार्ट है ये।
और ये 1 से start। समीशन सर 3 से 98 पहले लीजिए। हाँ ओके, नहीं अगर मैं 1 by 1 ओपन और करूँ, अगर मैं 1 by 1 बाकी के ओपन करूँ तो ऐसा होगा x1 x3, जरा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कोवेरिएंस x1 x4 ऐसे करके लिखते जाएंगे तो एट द एंड हमारा क्या होगा, मैं एक एक टर्म की बात कर रहा हूँ, मैं अभी सीधा ऐसे ही मतलब बिना को सोच समझे ओपन करना शुरू करे तो टोटल इतने टर्म्स आएंगे, तो लास्ट टर्म जो मेरा होगा ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना, x98 x100 राइट है ना। तो ये कहाँ तक जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ x98 और x100। अब तुम्हें बस ये देखना है कि इस बीच में ये जो टर्म कितने हैं, तुम ऐसे तो लिख नहीं पाओगे सारे, 98 और 98 टर्म्स हैं, ठीक है ना, जैसे ब्रेक करते हो ना तुम x1 प्लस x2 प्लस x3, यहाँ होगा y1 प्लस y2 प्लस y3, तो 3 3 जा 9 टर्म्स आएंगे, करेक्ट, वो चीज़ है। तो उस वजह से यहाँ भी है, इसमें 98 टर्म्स और 98 टर्म ओपन करेंगे, टोटल 98 इंटू 98 टर्म्स आएंगे। अब तुम्हें वो ढूंढना है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो, इसको यूज करो कि हमें तो उसकी वैल्यू 0 कर देनी है जहाँ पे i z डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो यहाँ पे, जैसे अब यहाँ कोवेरिएंस पहले लिखा मैंने x1 x3, तो वैल्यू उसकी क्या होगी 0, वाई, बिकॉज i z आर डिफरेंट, आर यू गेटिंग, क्योंकि IID रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, कोवेरिएंस 0 होता है, तो x1 x3 इंडिपेंडेंट है, फिर ऐसे ही x1 x4 0 होगा। 96 आएगा सर। यस, आर यू गेटिंग, सब लोग समझ पा रहे हैं, जरा ध्यान दो, इसमें जितने भी टर्म्स हैं तुम खाली वो काउंट कर लो जहां पे i j इक्वल है, क्योंकि जहां इक्वल नहीं वहां तो 0 हो गया, और जहां इक्वल है वो वेरिएंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना, जहां पे i j इक्वल है वो तो वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस हमें पता है ईच xi का वेरिएंस 1 है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है। तो सब लोग देखो, मैं इसको ओपन किया टर्म बाई टर्म, कोवेरिएंस x1 x3 x1 x4 x1 x5 x1 x100 तक, फिर बाद में x2 से हुआ x2 x3 एंड सो ऑन, फिर x98 x3 एंड सो ऑन, x लास्ट में सबसे लास्ट टर्म है कोवेरिएंस ऑफ x98 x100, ये भी इसमें 0 होगा। तो मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इनमें तुम वो टर्म काउंट करो, मुझे बताओ जिसमें i j इक्वल है, तो वो क्या होगा, जरा देखो मैं बताता हूँ कब होगा। यहाँ कॉमन क्या है, x3 से लेके x98, यहाँ कॉमन क्या है, x3 से लेके x98, उन्हीं बीच का टर्म कॉमन है, क्या होगा देखो कॉमन क्या होगा, कोवेरिएंस x3 ये आएगा कॉमन, मतलब मैं सिर्फ वो टर्म लिख रहा हूं अब जहां i j इक्वल है, क्योंकि जो इक्वल नहीं है वो 0 हो गया है, ठीक है, जो इक्वल नहीं है वो 0 हो गया है। तो कोवेरिएंस x3 फिर कोवेरिएंस क्या होगा x4 और ये कहां तक जाएगा मुझे बताओ, लास्ट टर्म क्या लेंगे हम, 98 ही होगा करेक्ट, लास्ट में। सिर्फ 98 नहीं, कॉमन टर्म देखना है, कॉमन क्या है वही तो आएगा। तो कोवेरिएंस x98 x98, क्योंकि जब तुम है ना बाकी x98 के साथ x99 लोगे 0 हो जाएगा, x98 के साथ x100 लोगे 0 हो जाएगा, x1 के साथ x100 लोगे 0 हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये देखो अब इसकी वैल्यू 1 है, सॉरी अभी हाँ मतलब डायरेक्टली लिख सकते हो 1 है, या इसको तुम लिखो कि ये वेरिएंस ऑफ x3 है, ये वेरिएंस ऑफ x4 है। हमारा मेन आंसर यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, पहले बस उसकी जानकारी दे रहा था। सो करेक्ट यहाँ होगा वेरिएंस ऑफ x98 और ईच xi हैज वेरिएंस 1 बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो 1 + 1, अब देख लो कितने टर्म्स हैं, तो 3 से स्टार्ट होकर 98 तक गया है, तो 1 2 छूट गया, टोटल 96 टर्म्स। तो हमारा अभी क्या आंसर आया, कोवेरिएंस आया 96। अच्छा हमने पहले वेरिएंस फाइंड किया यहाँ पे देखो ऊपर, हाँ हमने ये वेरिएंस x का फाइंड किया 98, वेरिएंस y का 98। तो अब सीधा फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, दे आस्क्ड मी कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ CB ऑफ xy, ठीक है, तो ये फॉर्मूला था कोवेरिएंस ऑफ xy अपॉन वेरिएंस x का रूट वेरिएंस y का रूट, करेक्ट, तो ये आया 98, ठीक है, ओके ओके सो सॉरी 98 नहीं 96 आया ना ऊपर वाला 96, और ये रूट में होगा 98 वेरिएंस x आया था और वेरिएंस y भी 98 आया था, तो आंसर क्या आया 96 अपॉन 98। तो ये हमारा आंसर है, मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए था xy का, दिस इज द आंसर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 96 अपॉन 98। तुम लोग देखो इसमें कहाँ डाउट है, यू कैन आस्क मी, कुछ लिख रहा होगा छोटा छोटा, ओके सर इसका कोई और मेथड नहीं है सर? कर सकते हैं मेथड, और क्या मतलब तुम जैसे मान लो x3 से लेके x98 को मान लो कुछ नाम दे दो,
हाँ समथिंग जेड इस तरह से। तो नहीं सर, मतलब फिर तो हम लोग वही वाला चीज करेंगे, चाहे हाँ। अगर हम कुछ कंसिडर भी कर लेते तब हम लोग वही चीज वही करेंगे। चीज करेंगे, कोई करेक्ट। और मेथड इसको सॉल्व करने के लिए? सोच सकते हैं, बताओ तुम्हारे पास कुछ आइडिया हो तो। सर हमको तो नहीं पता सर। बाकी किसी के पास आइडिया है बताओ। हो सकता है अलग अलग लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं, वो चीज़ है। अभी तो मुझे यही समझ आया, बाकी हम सोच समेशन सकते का हैं। टर्म में लेंगे।